हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बैचमेट्स पे। इसके पहले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट कवर किए थे। उसमें एक्टिविटी पहले थ्योरी कवर किए थे, फिर एक्टिविटी कवर किए थे। इसमें दूसरे चैप्टर का एसिड बेस और साल्ट का वन शॉट कवर करेंगे। पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर इसके बाद एक्टिविटी कवर करेंगे। तो पहले है एसिड बेस और साल्ट। एसिड, यहाँ बेसिस लिख देते हैं। पहले एसिड बेस, फिर लास्ट में साल्ट पढ़ेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं ये सोर का टेस्ट खट्टा होता है, सोर टेस्ट, और ये कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट। फिर उसके बाद ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं और ये लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये था वैसे बस ऊपर से कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। और अगर और अंदर बताएं तो एसिड्स जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, H2 डोनेटिंग या H, और ये हाइड्रोजन गेन करते हैं। तो फिर ये था एसिड्स और बेसिस का। फिर उसके बाद कुछ एसिड्स जैसे H2SO4, और फिर हो गया H2SO4 HCl और CH3COOH। फिर उसके बाद जैसे बेसिस में NaOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, KOH। तो ये सब थे बेसिस। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कह दें वो सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे चीज़ होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड्स है, ये एसिड है और ये बेस। जैसे किसी इंडिकेटर को हम अगर उस एसिड में डालें तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा या फिर कुछ उसमें चेंज ऐसा दिखेगा कि उससे हम पता कर पाएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। एसिड और बेस में अंतर पता कर पाएंगे। तो इंडिकेटर्स को या कह इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल सिंथेटिक में जैसे फेनोल्फथलीन और मिथिल ऑरेंज। और फिर इसमें है जैसे लिटमस सॉल्यूशन। और फिर हो गया रेड कैबेज लीफ। फिर उसके बाद ये टर्मरिक, हल्दी, और ऐसे ही कई सारा है। इसमें फिर एक है पिटूनिया। तो इस तरह सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। इसमें फेनोल्फथलीन, टर्मरिक, रेड कैबेज, लिटमस सॉल्यूशन, ये सब कॉमन एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में पढ़ना है थोड़ा। तो लिटमस जो होता है इसका सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर के बारे में कहें तो ये पर्पल कलर का होता है। इसका कलर पर्पल होता है। और जैसे पहले वाले में एसिड में अगर डाला जाए तो फिर ये रेड कलर के हो जाते हैं। बेस इसमें लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। एसिड में रेड और बेस में ब्लू कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद कुछ जैसे पेपर्स हैं, जैसे लिटमस हो गया, कुछ इंडिकेटर्स हैं उनका हम जानना ज़रूरी होता है। जैसे लिटमस का तो हो गया, इसको हटा देना। एसिड में रेड और उसमें ब्लू। फिर उसके बाद है फेनोल्फथलीन। ये कलरलेस होता है नेचुरल कलर में। हाँ, ये लिटमस पेपर का जो है इसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये दोनों एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे अगर 11th में बायोलॉजी लिए। फिर ये फेनोल्फथलीन का है, ये इसका जो ना अगर एसिडिक है ना बेसिक है तो ये कलरलेस होता है। एसिड के केस में जब इसमें एसिड मिलाएं या फिर तो ये फिर भी इसका कलर चेंज नहीं होता, उस समय भी ये कलरलेस ही होता है। लेकिन बेस के केस में ये पिंक हो जाता है। फिर उसके बाद है मिथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का ही होता है।
ऑरेंज कलर का होता है और इस केस में रेड हो जाता है एसिड के केस में, और इसमें येलो हो जाता है। ये हो गया मिथिल ऑरेंज का। फिर उसके बाद है रेड कैबेज लीफ। रेड कैबेज लीफ जो होता है वो रेड कलर का होता है, इस केस में रेड रहता है और इस केस में ग्रीन कलर का हो जाता है बेस के केस में। तो ये वाला था। फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, तो एसिड या फिर बेस प्लस मेटल, इसमें भी मेटल, एसिड बेस प्लस मेटल, ये फॉर्म करते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें एसिड में जैसे HCl प्लस Zn या फिर H2SO4 प्लस Zn, गिब्स ZnCl2 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। फिर इस केस में जैसे हो गया COH का होल ट्वाइस, ये बेस है, या फिर NOH को ले लें, NaOH प्लस Zn, गिब्स Na ZnO2 प्लस H2, ये सोडियम जिंकेट। और फिर उसके बाद है KOH प्लस Zn, गिब्स K ZnO2 Na2 K2 ZnO2 प्लस H, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर रिलीज हो जाता है। तो ये था। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैसेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है दूसरा टॉपिक है हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो इसको मिटा दें। सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट उसमें फॉर्म हुआ था। फिर उसके बाद मेटल कार्बोनेट जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2SCO3। इसमें क्या होता है, जैसे मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, एसिड प्लस एसिड, गिब्स H2O CO2 प्लस साल्ट। ठीक है। तो जैसे Na2CO3 प्लस HCl प्लस HCl, दोनों में HCl लगाएं, NaCl, यहाँ पे भी NaCl, H2O प्लस CO2। तो ये एग्जांपल था। तो उसके बाद उसमें एक्टिविटी है, तो वो वाला बाद में पढ़ाएंगे। ये हो गया मेटल कार्बोनेट और एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सब सिंपल है, जैसे अब इसमें कुछ बताना नहीं है इसमें कैसे रिएक्ट किया। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स H2O CO2 और साल्ट। तो इसमें कुछ पूछेगा तो उसमें आपको यही लिखना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, और अगर लंबा लिखना है तो उसको फिर वर्ड्स में, शब्दों में करिए और फिर लिखिए। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। नहीं, उसके पहले एसिड बेसिस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। एसिड जैसे हो गया NaOH, एसिड जैसे हो गया HCl प्लस NaOH, या फिर H2SO4 प्लस NaOH, गिव्स NaCl Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O। तो ये एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, ये 3 पढ़ चुके हैं अब तक। और ये फॉर्मूला इसको लिख लीजिए और देखिए, इसका एग्जांपल याद करके रखिए। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO प्लस HCl, COHCl से रिएक्ट करके COCl2 प्लस H2O, साल्ट प्लस
वाटर। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है इसके बाद वाले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में उसमें पढ़े होंगे। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। और फिर उसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसका भी सेम है, ये यहाँ पे लिख दें मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वही साल्ट प्लस वाटर ही देता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ये CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 प्लस H2। ये सब जो एग्जांपल है ये सब NCERT से ही है, उसमें वह शब्दों में लिखा, वर्ड्स में लिखा है, ये इक्वेशन में है। तो ये NCERT में इतना एग्जांपल है कि उसे आप अगर वही आपको ध्यान हो गया तो हो जाएगा। ये हो गया मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो ये तो एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन बता दे रहे हैं इसमें, जैसे जब किसी एसिड को HCl को वाटर में मिलाएं या फिर किसी बेस को वाटर में मिलाएं तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव, Na प्लस OH नेगेटिव, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो आयंस होते हैं यही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो एसिड और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। जनरल जो वाटर होता है जैसे हो गया एसिड रेन का वाटर या फिर टैप वाटर, वो टोटी का पानी, तो ये सब जो वाटर होता है इसमें आयंस होता है। तो ये सब वाटर वैसे भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे डिस्टिल्ड वाटर जैसे RO का पानी, तो उसमें जो होता है उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होते फ्री फॉर्म में, चेक मत कीजिएगा, लेकिन उसमें होता नहीं, वो कंडक्ट नहीं करते हैं। तो उसमें जैसे जब मिलाएंगे ऐसे किसी सॉल्यूट यानी जो इसमें मिलाया जा रहा है, तो उसमें जब मिलाएंगे तो जो सॉल्यूट आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल हो गया, तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। उसमें लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट पास नहीं होगी दूसरे में, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इस अगर HCl या NaOH को मिलाए तो ये आयंस उसमें प्रोड्यूस करेंगे Na प्लस OH, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और इसमें जो है बल्ब ग्लो होगा। फिर उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन वाटर। तो बेस का देख लिए Na प्लस OH देता है, ये HCl प्लस H2 है, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव देता है। ये जो H प्लस है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता, H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है H3O प्लस, तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं। और एक ये भी है कि जो मान लिया ये एसिड है और ये वाटर है, तो वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता है, उसमें है NCERT में पढ़ेंगे, उसमें है वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है। क्योंकि अगर जैसे वाटर को एसिड में मिलाए तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण ये टेस्ट ट्यूब फट सकता है। टेस्ट ट्यूब फटने फिर उसके बाद चेहरे वहरे पे फिर एक है डिल्यूशन का टॉपिक। डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन जब एसिड को या फिर बेस को NaOH इसको जब वाटर में मिलाया जाता है, वाटर H2O में मिलाया जाता है, तो फिर H3O प्लस या फिर OH का कंसंट्रेशन कम होता है। H3O प्लस या OH का कंसंट्रेशन उसमें कम होता है, तो फिर पर यूनिट वॉल्यूम इसी प्रोसेस को डिल्यूशन कहा जाता है। मतलब उसमें डिल्यूटेड हो गया, जैसे H2O जो है ये H3O प्लस और OH के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, H2O में वाटर इस फॉर्म में भी होता है। तो जब जैसे या तो अगर हम HCl को मिलाएं तो HCl को मिलाने पे H2O में H3O प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कंसंट्रेशन घटेगा। तो NCERT में केवल यही कहा है कि अगर हम HCl या NaOH को मिलाते हैं इसमें वाटर में,
तो फिर OH या H3O+ का कंसनट्रेशन कम होगा। एसिड या बेस को जब मिलाएंगे तो इन दोनों में से किसी का कंसनट्रेशन कम होगा, और पर यूनिट वॉल्यूम इसी प्रोसेस को हम ये डिल्यूशन कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एसिड या बेस को मिलाते हैं तो इन दोनों में से किसी एक का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तो उस प्रोसेस को भी डिल्यूशन कहेंगे। तो जैसे एसिड को मिलाए तो H3O+ का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, NaOH को मिलाए तो फिर OH का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तो फिर यही डिल्यूशन है। फिर उसके बाद हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। इसको कैसे पता करेंगे कि कोई एसिड या बेस सोल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये तो पता चल गया कि हाँ ये सोल्यूशन एसिड का है और ये सोल्यूशन बेस का है। फिर अब इसमें आगे पता करना है कि ये सोल्यूशन एसिडिक तो है पर कितना एसिडिक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल, और ये कि कोई सोल्यूशन अगर जैसे कोई एसिड है उसकी स्ट्रेंथ तभी ज़्यादा होगी वो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कम डिल्यूट हो रहा है उसमें, तो वो उतना अच्छा एसिड नहीं माना जाता, वो वीक एसिड है। जैसे CH3COH, ये बहुत कम डिल्यूट होता है वाटर में, मतलब डाले तो बहुत कम ही। और फिर उसके बाद जैसे हो गया HCl, ये लगभग 100% डिल्यूट हो जाता है, जितना डाली वो पूरा डिल्यूट हो गया, तो ये ज़्यादा एसिडिक, ये इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इसी तरह बेस के केस में है, बेस में जैसे हो गया वीक बेस है NH4OH, जो कम OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो वीक बेस हैं। NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करता है। तो फिर उसके बाद ये पता करना है कि हाँ, अब ऐसे तो देख नहीं सकते कि हाँ ये इतना आयन प्रोड्यूस किया तो कह दें कि हाँ ये इतना स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो कई सारे इंडिकेटर्स को मिला के बना हुआ होता है, और किसी एसिड में डालने पे या बेस में डालने पे उसमें ये भी पता चलता है कि ये एसिड है और इसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके कलर के हिसाब से वो चेंज होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को सोरेसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल डिफाइन किया कि कैसे उसको बांटे, तो वो स्केल जो है वो pH स्केल उन्होंने बताया, और इसी कलर को 14 हिस्सों में बांट दिए। तो वो जैसे पहला है 0 पे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का है, और फिर लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक बार देख लें, उसमें अलग अलग कलर का क्या मतलब होता है। जैसे 0, 1, 2, इस सब पे कलर कौन कौन से होता है, 7, 8, पहले रहने देते हैं। इसका होता है डार्क रेड, अब जैसे कोई एसिड लिए उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले और फिर दिखा कि डार्क रेड कलर दिख रहा है, तो उसे कहेंगे कि इसका pH 0 है। फिर उसके बाद होता है रेड, फिर है रेड, ये होता है ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज येलो, ये ग्रीनिश येलो होता है, और ये ग्रीन होता है। नेचुरल जो ना एसिडिक होता है ना बेस होता है, उसका pH 7 होता है, और वो ग्रीन कलर का, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे तो ग्रीन कलर दिखाएगा। 8, 9, 10, 12, 14, ये ग्रीनिश ब्लू होता है, ये ब्लू होता है, ये नेवी ब्लू होता है, ये पर्पल, ये डार्क पर्पल, ये दोनों वायलेट होते हैं, वायलेट, ये दोनों होते हैं। तो ये अलग अलग pH पे, pH मतलब ये 0, 1, 2, 3 अलग अलग pH पे अलग अलग कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह शो करता है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का इम्पोर्टेंस पहला है, आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। तो प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं। जो हमारी बॉडी 7 से लेकर 7.8 pH पे काम करती है। जो बरसात के टाइम एसिडिक रेंज होता है
उसका पीएच 5 से लो होता है, तो ये अफेक्ट करता है ट्रीज़ को, पेड़ों को, और फिर उसके बाद जैसे जलीय जीव जंतु जो हैं उनके सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकग्राउंड इन योर बैकयार्ड, तो फिर जो नॉर्मल पीएच होता है वो 6 से लेकर 7 तक होता है। जैसे जब सॉइल को अपने ग्राउंड से वहाँ से उठाएंगे और उसको वाटर में मिला के जब यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे पीएच, तो उसका लगभग 7 के आसपास आता है। फिर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में एसिड रिलीज होता है डाइजेस्ट करने के लिए HCl, और वहाँ पे इसका पीएच 1.8 के आसपास होता है। तो फिर इतना पीएच होने के कारण ही कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब जैसे इस पीएच पे अगर आप छू भी देंगे तो वो उंगली तक जल जाएगी, मतलब जो मीट वूट खाते हैं तो वो इतना पीएच होने के कारण ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पीएच चेंज एज द केस ऑफ टोस्ट डिके, स्टमक में माउथ में मुंह में जब 5.5 के नीचे चला जाता है पीएच, तो फिर वो कारण होता है कि दांत सड़ने लगता है। जैसे जब रात को खाना खा के सोते हैं तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, वो बचे हुए को डाइजेस्ट करने के लिए, वहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के लिए एसिड रिलीज़ कर देते हैं। एसिड रिलीज होने के कारण ये पीएच हम लोग के माउथ का 5.5 से नीचे चला जाता है और उसके कारण दांत सड़ने लगता है। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश करके ही सोएं तो ज़्यादा ठीक रहे। फिर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस में जैसे अंट भी है, अंट स्टिंग या फिर बी स्टिंग, ये मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मेथनोइक एसिड, और इसका पीएच होता है 3.47 के आसपास। तो इसके कारण बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन होने लगती है, जहाँ पे चींटी काट ले या फिर कोई हड्डा अगर डंक मार दे, छेद दे, तो फिर बर्निंग जलन होने लगती है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक इसमें पौधे का है नीटल प्लांट, नीटल प्लांट इसका होता है बिच्छू पौधा, ये जंगलों में मिलता है, और जब कभी इसकी पत्तियों पे रोएदार होता है, तो जब पत्ती इसकी कभी छुआ जाती है गलती से हाथ पे, तो ये उस रोए में मेथनोइक एसिड होता है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, तो ये प्रोड्यूस करता है। और उसी के बगल या फिर आसपास कहें तो वहीं डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट, इसकी पत्ती को जहाँ पे लगा है वहाँ पे रगड़ने से आराम मिलता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर होता है और ये एसिडिक, तो एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बना लेते हैं, तो फिर उससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है इसको, इसकी पत्ती को रगड़ने से। फिर उसके बाद साल्ट्स का है, तो साल्ट का जो है, साल्ट एसिड प्लस बेस के मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे साल्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट, तो साल्ट एसिड और बेस के मिक्सचर होते हैं। जैसे साल्ट इसी हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट में NaCl, KCl, इनका जो पीएच है वो 7 होता है। फिर उसके बाद है एसिडिक साल्ट, इसका जैसे हो गया NaCl, NaOH प्लस HCl, KOH प्लस HCl, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल साल्ट देते हैं। फिर उसके बाद है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट जैसे हो गया CH3CO Na, तो ये एसिडिक साल्ट है, जैसे ये जो मिलके बना होता है, और ये वीक होते हैं लगभग एसिडिक साल्ट्स, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद है बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बने होते हैं, NH4OH।
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस NaOH। एसिड ये एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का होता है, और ये NH4Cl ये एसिड है, CH3CO है। एसिड एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट जैसे NH4Cl, ये 1 मिनट मिटा दे इसे। यहाँ पे से एसिडिक साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये होता है एसिडिक इन नेचर, और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड ये होता है बेसिक इन नेचर। ये साल्ट जो बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे इसका साल्ट जो होगा लगभग NH4Cl नहीं CH3COO NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl प्लस NH4OH प्लस H2O, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH प्लस वीक एसिड CH3COONA, ये जो होता है ये होता है बेसिक इन नेचर। ये बेस है, ये बेसिक इन नेचर, ये साल्ट है, ये बेसिक इन नेचर होता है, मतलब इसका pH 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7, और इसका लेस देन 7 होगा इसका pH। फिर ये हो गया, और फिर उसके बाद है फैमिली है, कैसे ये पता चले कि ये किस फैमिली से है। तो ये जैसे हो गया Na2SO4 K2SO4, फैमिली जैसे NaCl KCl, ये जो दोनों हैं ये बिलोंग करते हैं क्लोरीन फैमिली से ये साल्ट बिलोंग करते हैं क्लोरीन फैमिली, जैसे हो गया NH4Cl। फिर उसके बाद जैसे अलग अलग है, जैसे KCl, ऐसे जहाँ पे मतलब के एक अगर जैसे एक एलिमेंट इसमें सेम हो, जैसे एक कोई भी मेटल या नॉन मेटल एक एलिमेंट इसमें सेम हो, इसमें Cl सेम है, तो अगर ऐसे पूछ लिया NaCl KCl NH4Cl ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे जो भी सेम होगा वो उसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे ये Cl यहाँ पे क्लोरीन फैमिली से। फिर उसके बाद जैसे अगर सोडियम सेम होता तो कहते कि सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, पोटेशियम सेम होता तो कहते कि पोटेशियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर पूछेगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसमें कोई एक एलिमेंट सेम होगा, तो इस तरह से ये पता चलता है कि किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है ये साल्ट है। फिर उसके बाद है कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। इसमें पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका एक्वस सोल्यूशन जो है NaOH, इसका एक्वस सोल्यूशन बरीन सोल्यूशन भी कहा जाता है। इसको NaC सोडियम क्लोराइड NaOH सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है NaOH Cl2 प्लस H2 में, हाइड्रोजन गैस में। तो इसका अब ये जो ब्रेक डाउन है ये अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। जैसे NaOH का केस है तो ये डीग्रीजिंग में इस्तेमाल होता है, डीग्रीजिंग में, सोप एंड डिटर्जेंट में, फिर पेपर मेकिंग, फिर उसके बाद ये हो गया वाटर ट्रीटमेंट में, डिसइंफेक्टेंट और फिर उसके बाद
पीवीसी में, सीएफसी में। हाइड्रोजन का यूज़ जैसे फ्यूल में होता है, कॉमन यूज़ है। फिर अमोनिया में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अमोनिया होता है। N2 + H2 गिव्स NH3, N2 + H2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस कर लें तो 2 6 3। तो ये ऐसे। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो रुक जाओ तुम्हारे। ब्लीचिंग पाउडर CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इसका मिक्सचर होता है और ये फॉर्म करता है CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला प्लस H2 हाइड्रोजन भी है। ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इस्तेमाल इसमें जैसे एक कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे ये फॉर्म हो रहा है और फिर उसके बाद उसका उपयोगी याद करना। इसमें जैसे इसका है इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। और फिर उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में और इसको भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। फिर उसके बाद है बेकिंग सोडा में NaCl + H2O + CO2 + NH3 गिव्स NH4Cl + NaSCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका यूज़, बेकिंग सोडा का यूज़ जब इसको हीट किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है पहले बता दें। Na2CO3 हीट करने पे NaSCO3 + CO2 गैस, ये हीट करने पे फॉर्म होता है प्लस H2O। Na2CO3 + CO2 गैस प्लस H2O, ये हीट करने पे फॉर्म होता है। और इसका इस्तेमाल पहला बेकिंग पाउडर फॉर्म करने में, बेकिंग पाउडर NaSCO3 प्लस किसी एसिड का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। फिर उसके बाद जैसे कोई भी एसिड लीजिए, टार्टारिक एसिड को टर्मराइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इमली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टार्टारिक एसिड ले लिए, कोई एडिबल एसिड लेके उसका मिक्सचर होता है और फिर जब हीट करते हैं तो CO2 + H2O + सोडियम साल्ट फॉर्म होता है, सोडियम साल्ट। तो ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है, ये इसके प्रोडक्शन के कारण वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे जैसे केक को या ब्रेड को उसको बनाने के लिए तो वो सॉफ्ट हो जाता है। इसमें ये है कि अगर बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो अगर बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो वो बनेगा तो, लेकिन वो बिटर इन टेस्ट होगा, मतलब थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका, तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब खट्टा कड़वा ऐसा होगा उसका टेस्ट। तो इसलिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें ये एसिड डालना पड़ता है, कोई एडिबल एसिड, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके वहाँ पे। फिर उसके बाद है वॉशिंग सोडा। इसमें एक इसका इस्तेमाल बेकिंग सोडा का, ये एंटा एसिड के रूप में यूज़ होता है। एंटा एसिड यानी जब जैसे ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर अपच या एसिड बना लेता है जब पेट में, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद फायर एक्सटिंग्यूशर्स में यूज़ करते हैं। तो फिर ये इसका यूज़ था। फिर उसके बाद है वॉशिंग सोडा। फिर है वॉशिंग सोडा जैसे फॉर्म होता है कैसे, Na2CO3। वहाँ बेकिंग सोडा को जब हीट किए थे तो फिर Na2CO3 CO2 + H2O बना था, उसमें से Na2CO3 + 10H2O ये फॉर्म करता है Na2CO3 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला रिप्रेजेंट करने का। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ है
जैसे बोरैक्स को बनाने के लिए ग्लास, सोप और पेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बोरैक्स, ग्लास, सोप, इन सबको बनाने के लिए। फिर डोमेस्टिक क्लीनिंग के लिए डोमेस्टिक क्लीनिंग तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे दो तरह का, जब 11th में पढ़ेंगे तो उसमें है, दूसरे 11th में 2 बुक लगती है केमिस्ट्री की, तो सेकंड बुक में है, उसमें परमानेंट हार्डनेस और एक टेम्प्रोरी हार्डनेस वाटर का दिया गया है। तो जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वो MgSCO3 का होल ट्वाइस या फिर CaSCO3 का होल ट्वाइस, इसके कारण होता है टेम्प्रोरी हार्डनेस। तो ये जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है ये बॉयल करने से निकल जाता है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो MgCl2 या MgSO4 ये जब वाटर में प्रेजेंट होता है तो फिर उसके कारण वाटर हार्ड हो जाता है। मतलब अगर आप उसमें अगर सोप मिलाएंगे, जैसे नल का पानी है, अब कहीं कहीं का होता है, तो उसमें जब आप सोप मिलाएंगे तो वो झाग नहीं बनाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा सोप इनसे रिएक्ट करके। तो उसके लिए Na2CO3 का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे इनसे रिएक्ट कराया जाता है MgCl2 से या फिर और MgSO4 से। तो इससे रिएक्ट करके ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वो सॉल्यूबल होता है या फिर वो बैठ जाता है उसमें नीचे, और बाद में फिल्ट्रेट कर लिया जाता है, तो उससे वाटर सॉफ्ट हो जाता है, झाग फिर फॉर्म करता है। तो ये हार्डनेस सॉफ्ट बनाने के लिए, सॉफ्टनिंग वाटर, इसको मिटा दें। फिर ये हो गया सॉफ्टनिंग वाटर, Na2CO3 का यूज़ हो गया। और फिर इसके बाद का टॉपिक है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। तो इसमें पहले बताए हैं कि जैसे Na2CO3 10H2O, फिर इसके बाद CaSO4 2H2O या फिर CuSO4 5H2O। तो इसमें ये 2H2O 5H2O क्या है, तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर होता है इसमें जो प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टल्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये वाटर का नेचर नहीं शो करता कि इस 5 मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण ये वो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। ये क्रिस्टल्स के रूप में रहने के लिए ये वाटर ज़रूरी होता है कि ये मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हों। तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें भी कह रहा है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के ये ज़रूरी होते हैं। तो ये, और जैसे इसमें पूछा है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, तो इसका आंसर होता है कि हाँ, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो अपना नेचर शो नहीं करता वाटर के रूप में कि सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, ये क्रिस्टल्स के रूप में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। नहीं तो अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो वो पाउडर रूप में आ जाता है। जैसे CuSO4 5H2O प्रेजेंट होने के कारण ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो ये कलरलेस पाउडर के रूप में हो जाता है, कलरलेस। फिर बाद में जब मिक्स किया जाता है तो ब्लू कलर वापस आ जाता है। इसमें एक्टिविटी भी है। तो ये था क्या, ये टॉपिक हो गया। और फिर उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें CaSO4 2H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम। इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, तो पहले ये जो CuSO4 है इसको हीट करके पाउडर के रूप में रखते हैं, प्लस -373 केल्विन
अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करना तो 273 केल्विन से माइनस कर दें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन में कहें 373, ये कठिन लग रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और फॉर्म होता है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट H2O। कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट को H2O से रिएक्ट कराते हैं वाटर से और फॉर्म होता है CaSO4 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है, जब हाथ टूट जाता है तो उसमें जो प्लास्टर लगता है उसमें इसी का इस्तेमाल होता है। और फिर जैसे खिलौना बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया। और एक मिनट, ये जिप्सम फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम। तो ये हो गया पूरा। फिर जिप्सम फॉर्म करता है जो हार्ड सॉलिड मास होता है, वाइट कलर का हार्ड होता है, तो उसके कारण वो रुका रहता है ताकि वो फिर जुड़ जाए तो बाद में फिर सही कर दिया जाता है। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर से मिला के फिर हार्ड वाइट सॉलिड मास फॉर्म होता है तो वो सॉलिड होता है। फिर ये ख़त्म हो गया यहाँ पे चैप्टर और थ्योरी ख़त्म हो गया। इसके बाद एक्टिविटी पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।